सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 23 अक्टूबर से मिशन बिहार पर पीएम मोदी 12 दिन में 12 रैलियां करेंगे। भारी बारिश से तबाही, 4 राज्यों में डूबे सैकड़ों घर, बही गई गाड़ियां। मक्के के थ्रेसर में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से मिशन बिहार का आगाज करेंगे। वह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि हर मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम, गया और भागलपुर में होगी, जबकि 28 अक्टूबर को दूसरी रैली दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को तीसरी रैली छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में होगी और आखिरी रैली 3 नवंबर को सहरसा, अररिया और बेतिया में होगी। गौरतलब है कि बिहार में एनडीए ने अपना प्रचार तूफानी तरीके से शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार लगातार अब जनसभाएं कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ वर्चुअल रैली कर रहे थे, लेकिन अब एक्चुअल रैली भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। 23 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रण में उतरेंगे। इस बार भी बिहार में एनडीए में जेडीयू ही बड़ा भाई बनकर सामने आई है। सीटों के बंटवारे में जेडीयू को 122 और भाजपा को 121 सीटें मिली थी। इनमें से जेडीयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी थी, जबकि बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सैनी की वीआईपी को 11 सीटें दी थी। वहीं इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान पहले से ही नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के कई नेता लोजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार भाजपा की अगुवाई में सरकार बनेगी और लोजपा उसके साथ रहेगी। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में तबाही मची हुई है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुबह के अलग अलग इलाकों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के रामनाथपुरा में बेहद खराब है। शहर की सड़कें पानी में डूबी हैं और सड़क पर समंदर का नजारा है। हैदराबाद के कई जलमग्न इलाकों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हैदराबाद के उस्मान नगर में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाम लेकर लोगों को रेस्क्यू करते नजर आए। इस इलाके में करीब 500 घर पानी में डूबे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। इस बीच तेलंगाना के सीएम ने सूबे में बाढ़ के हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। तेलंगाना सरकार के मुताबिक बाढ़ से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद नागार्जुन सागर बांध के 18 गेटों को खोलना पड़ा। गेट खोलने के बाद बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नागार्जुन सागर डैम के गेटों को करीब 10 फीट तक खोला गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 जिलों में बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। सोलापुर, संगली और पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। पिछले 2 दिनों से पश्चिमी महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। और अब खबर जयपुर के लूनियावास से, जहां अतिरिक्त पुलिस अभियुक्त एवं निर्भया स्क्वाड टीम के नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति सजग रहने की साथ ही बालिकाओं व युवाओं में महिला सुरक्षा एवं सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। जयपुर लूनियावास इलाके में अपनी बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के दुष्परिणाम एवं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बने कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस उपयोक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी अधिकारियों के प्रति जागरूकता व युवाओं को नारी के सम्मान के महत्व को समझाने के प्रयास किए। हमारे उद्देश्य नारी को शक्तिशाली बनाना है, नारी का सम्मान हो। इसके लिए निर्भया टीम ने ईंट भट्टों पर काम करने वाली एवं गृहिणी महिलाओं को जागरूक किया।
वह निर्भय टीम ऐसे कार्यक्रम के तहत आम महिलाओं से मिलकर उन्हें प्रेरित कर रही है कि यदि आपके साथ कोई भी अपराध हो तो डरे नहीं, अपनी आवाज उठाएं, किसी भी प्रकार के अपराध को सहन नहीं करें, बिना डरे पुलिस को अपनी बात कहें। कोई भी परेशानी हो तो महिला हेल्पलाइन 1090 पर सूचित करें। इसमें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नवंबर तक एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च किया है, हमने चालू किया है और उसका नाम है आवाज। आवाज का मतलब है एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, यानी कि जो महिलाओं के साथ में जो अपराध होते हैं उन अपराधों की रोकथाम के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानून की जानकारी हम जाकर देंगे हर घर पर, यानी कि हर मोहल्ले में, हर संस्था में, हर वो जगह जहां हमें महिलाओं का जमावड़ा मिलेगा उस स्थान पे जाके हम महिलाओं को अवेयर करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, उनके कानून के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे आवाज उठाने के लिए। और यही आवाज कार्यक्रम जो हमने चालू किया है वो केवल पुलिस के साथ ही नहीं, बाकी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, अन्य सरकारी डिपार्टमेंट जैसे कि शिक्षा विभाग हुआ, महिला अधिकारिता विभाग हुआ, समस्त विभागों के लोगों को, यानी कि आशा को लेके, आंगनवाड़ी को लेके, सहयोगियों को लेके, सबको साथ लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है ताकि हम लोग हर महिला की आवाज बने। उसको कानून की अगर जानकारी होगी तो वो आत्मविश्वासी होगी और अपने लिए लड़ सकेगी, अपने लिए आवाज उठा सकेगी। और अब ये प्रयास हम घर घर करने के लिए रैली के रूप में निर्भया निकलेगी। आज ही से जगह जगह इसके बारे में जन जागृति अभियान भी छेड़ेगी। एक और कार्यक्रम हमने इसमें साथ में शुरू किया है, कहा उसका नाम भी हमने रखा है अपनी बात, यानी हम साझा करेंगे उनकी और हमारी, यानी अपनी बात। एक साथ बैठकर हम लोग जगह जगह चौपाल पर, जगह जगह जहां भी बैठक हम कर सकते हैं, ये थाने के स्तर पर भी ये बैठकें होंगी, एसपी साहब के स्तर पर भी बैठक होंगी, सीएलजी के सदस्य, एनजीओ, ये सभी हमारी बैठक में सम्मिलित होंगे, पुलिस मित्र वगैरह भी हमें मदद करेंगे। और अब खबर गंगानगर के चौपरा कस्सी से, जहां ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़न के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में करीब 30 साल पूर्व पानी के लिए बनी जीआरएल खंडर बन चुकी है तथा अब इसका कोई भी उपयोग नहीं रहा है। मिली जानकारी अनुसार पहले गांव में पनघट योजना के तहत पानी सप्लाई होता था। इसकी जलदाय विभाग ने पानी स्टोरेज टैंक बनवाया जिससे पानी सप्लाई करके जेएलआर को भर दिया जाता था तथा ग्रामीण उस जेएलआर से पानी भरते थे। लेकिन गांव में जलघर बनने के बाद इन जेएलआर का उपयोग खत्म हो गया तथा धीरे धीरे ये जेएलआर नकारा हो गए। इस बीच गांव में ये नकारा जेएलआर आज भी 2 से 3 की संख्या में खड़े हैं, जबकि इनका उपयोग हुए करीब 30 साल से अधिक हो चुके हैं। स्कूल प्रशासन ने कई बार जलदाय विभाग को पत्र लिखकर इन नकारा जेएलआर को ढाने तथा जमीन खाली करने बाबत पत्र लिखे, लेकिन जलदाय विभाग का कहना है कि हम इनको नहीं हटा सकते, इसके लिए जयपुर से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन जयपुर तक भी प्रचार करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। स्कूल के शारीरिक शिक्षक राजकुमार का कहना है कि यदि स्कूल में बने नकारा जेएलआर को हटा दिया जाए तो यहाँ पर स्कूली बच्चों की साइकिल खड़े करने के लिए शेड बनाई जा सकती है तथा स्थान को फूल पौधे लगाकर सुंदर बनाया जा सकता है। एक गांव के भामाशाह ने साइकिल शेड के लिए करीब 1.25 लाख रुपए की धनराशि भी दे रखी। हंसी अब इंतजार है कि कब नकारा जेएलआर विभाग हटाता है तथा जगह का सौंदर्यीकरण करता है। हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसरा जाखड़न के एक अध्यापक। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर ये जेएलआर कितने साल से बना हुआ यहाँ पर है? जेएलआर सर मैं यहाँ 18 साल से सर्विस कर रहा हूँ, तभी से इसको देख रहा हूँ। मेरे से पूर्व का बना हुआ है, लेकिन इस समय ये विद्यालय के या किसी पड़ोसी के काम नहीं आ रहा है। नकारा है, विद्यालय की जगह घेर रखी, अगर ये यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ साइकिल स्टैंड का निर्माण कर दिया जाएगा। तो क्या इसके अंदर अभी पानी की सप्लाई चालू है? नहीं है जी, इसमें सप्लाई नहीं हो रही, 15 साल हो गए खाली पड़ा है। तो खाली तो ये तो फिर वैसे जर्जर हो चुका है, जर्जर हालात में है, कभी भी इससे हादसा हो सकता है, बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं छाँव में। तो स्कूल प्रशासन क्या चाहता है इसके बारे में? स्कूल प्रशासन ये चाहता है अगर यहाँ से विभाग द्वारा हटा दिया जाए ना तो इसकी जगह नया साइकिल स्टैंड बना दिया जाए ताकि साइकिलों की व्यवस्था हो जाए आराम से। तो साइकिल स्टैंड के अलावा कुछ और भी जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, विद्यालय के काम आ सकती है, बच्चों के किसी भी उपयोग में आ सकते हैं, लेकिन इस समय जेएलआर कोई काम नहीं आ रहा है हमारे। धन्यवाद।
और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां अरनिया पंथ में थ्रेसर में मक्का निकालते समय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति की उम्र 42 साल की थी, जो अपने खेत पर चल रहे थ्रेसर में मक्का निकाल रहा था। अचानक मशीन में हाथ आ जाने से वह संभल नहीं पाया और शरीर को मशीन ने अंदर खींच लिया। आसपास में काम कर रहे लोग दौड़कर आए और थ्रेसर बंद कर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। इस पर शंभुपुरा चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश चंद्र, कांस्टेबल कमलेश मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों की मदद से मशीन में फंसे शरीर को मुश्किल से बाहर निकाला। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। ओछड़ी टोली के एम्बुलेंस से शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा गया। और अब खबर झुंझुनू जिले से, जहां पुलिस विभाग द्वारा एक माह तक चलाए जा रहे ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत ऑपरेशन आवाज पोस्टर एवं रथ को जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान बालिका स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने नर्सिंग छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बच्चियां अपराध से बचने के लिए मुख्य रूप से निडरता और साहस से जीवन व्यतीत करें। झुंझुनू जिला जागरूकता बहादुर था एवं बहादुर लोगों में शुमार होता है। लिंगानपुर में लड़का लड़की का रेशियो अलग अलग होना चिंता का विषय है। जिले की बालिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी ज्यादा देखी गई है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। बच्चियां फूड हैबिट के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में खाना भी खा ले। समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बेटियां निडर रहें, क्रेज के साथ अपने जीवन को जीने और मन दिमाग सोच कर डर निकाल कर जिंदगी जीने। महिला अपने डर को निकाले। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि नारी शक्ति का एहसास है। महिलाओं से संबंधित अपराध को रोकने के लिए महिला एवं बच्चियों को अपने डर को निकालना होगा और समाज में फैल रही विकृत मानसिकता को दूर करने के लिए महिला एवं बच्चों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है जो खुलेआम महिलाओं से छेड़छाड़ एवं अन्य अपराधों में लिप्त रहते हैं। अपने परिवार, समाज, मोहल्ले, घर, रिश्तेदारों को कानून के बारे में जानकारी देवे, जानकारियों का आदान प्रदान करते रहे। शर्मा ने कहा कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने आ रही छात्रों को अगर कोई व्यक्ति गलत निगाह से देखता है या इशारे करता है, यह भी एक अपराध है। इस संबंध में आप अपने संबंधित पुलिस थाने में इसकी जानकारी देवे या उस क्षेत्र के थाने में इस मामले के बारे में बता सकते हैं। पुलिस को इतला कर उन्होंने धारा 354 में गलत निगाह से देखने, इशारे करने, गलत मैसेज करने, गलत भाषा का उपयोग करने, गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बेटियां अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें, एक दूसरे से बातों को शेयर करें। समाज में लैंगिक बेटा बेटी सम्मान की मुहिम को साकार करने में मुख्य रूप से अभिभावकों की मुख्य भूमिका है। अभिभावक अपने लड़कों को महिलाओं के प्रति अच्छे संस्कार देने, उनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान भावना जैसे संस्कार देवी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे अपने अधिकार का प्रयोग करें। कार्यक्रम में झुंझुनू के गीतकार जाकिर अब्बासी ने गीत गाकर बेटी बचाओ का संदेश दिया। इस दौरान झुंझुनू नागरिक मंच के उमाशंकर में मियां लॉयंस क्लब के उमर कुरैशी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं अन्य संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित थे। के संयोजक उमाशंकर मैमिया, ये ऑपरेशन आवाज़ ये राजस्थान सरकार की एक योजना है जो पूरे जिले के पूरे राजस्थान में चल रही है, जिसके तहत झुंझुनू में भी माननीय एसपी हरिचंद्र अपने जगदीश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंदर 300 पंचायत में ये पूरा ऑपरेशन चलेगा। इसमें आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय साहब ने अपने रथ को यहाँ से स्टार्ट किया है, हरी झंडी दिखा करके। वो पूरी 300 पंचायतों में जा करके और ये संदेश देगा, जागरूक महिलाओं को जागरूक करेगा। ये महिला की जागरूकता के लिए ही ये प्रोग्राम आवाज़ ऑपरेशन आवाज़ ये शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को सब सिखाया जाएगा, गुड टच बैड टच और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिसमें नागरिक मंच एक को भी जोड़ा गया है। हम बहुत आभारी हैं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, जो दोनों नागरिक मंच को ऐसे प्रोग्राम के लिए जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार की भूमिका झुंझुनू नागरिक मंच की रहेगी? नागरिक मंच समन्वयक के रूप में, संयोजक के रूप में हमें जोड़ा गया है और हम लोग इसके अंदर है ना उनमें समन्वयक बैठाएंगे और सबसे संपर्क करेंगे, पंचायतों में संपर्क करेंगे, स्कूलों में संपर्क करेंगे, कोचिंग में संपर्क करेंगे, जहाँ जहाँ बच्चियाँ पढ़ती है, इकट्ठा होती है, उनमें समन्वय का काम हम करेंगे।
किस प्रकार से लायंस क्लब इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है? लायंस क्लब जिला प्रशासन के जो समस्त जो कार्यक्रम होते हैं जन जागरूकता के, जो पिछले 10 दिन से तो हम कोरोना जागरूकता अभियान है उसके तहत हम रथ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रसार किया। निःशुल्क मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए, साथ में पंपलेट लगाए गए, स्टिकर चिपकाए गए। आज है इसकी शुरुआत भी लायंस क्लब है उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्य रूप से श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के आग्रह पर और लायंस क्लब की जो 10 दिन के जो कार्यशैली है उसको देखते हुए इन्होंने मुख्य रूप से जो है लायंस क्लब को इस अभियान के लिए चुना है। उसी के तहत आज है वो जागरूकता के लिए जो आज जो अभियान है उसकी जागरूकता के लिए जो रथ है वो तैयार किया गया है। उसको हरी झंडी भी जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है। और ये जो 1 महीने का अभियान है उसमें लायंस क्लब वो मुख्य भूमिका निभाएगा। जगह जगह कॉलेजों के अंदर जाकर, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वार्डों के अंदर जाकर कार्यक्रम आयोजित कराएगा। मैं इस कार्यक्रम का सह संयोजक उमर कुरैशी हूँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत के आदेशानुसार राजस्थान के पुलिस महानिदेशक महोदय ने पूरे राजस्थान में दिनांक 13 अक्टूबर 2020 से 12 नवंबर 2020 तक 1 महीने के लिए ऑपरेशन आवाज़ की घोषणा की है। और उसी ऑपरेशन आवाज़ के तहत आज झुंझुनू जिले में इस कार्यक्रम का आगाज राजस्थान महिला महाविद्यालय में किया गया है। यहाँ की महिलाओं को जो नर्सिंग कर रही है, बीएससी नर्सिंग, उनसे हमने रूबरू होकर के उनसे बात की है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया है। और पूरे 1 महीने तक झुंझुनू जिले की सभी महिलाओं को, बच्चियों को और सभी लड़कों को, सभी व्यक्तियों को हम जागृत करेंगे कि किस तरह हमें महिलाओं की सुरक्षा करनी है, उनमें सम्मान की भावना जागृत करनी है और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध किस तरह रुके, उस सब के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इसके लिए विभिन्न जो कानूनी प्रावधान है उसकी जानकारी महिलाओं को दी जाएगी, सभी व्यक्तियों को दी जाएगी और उनको जागृत किया जाएगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले भी झुंझुनू जिले में काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस 1 महीने में भी हमारी झुंझुनू जिले की पूरी पुलिस मिलकर के, जनता के विभिन्न संगठनों को साथ में लेकर के, विभिन्न समाज सेवियों को साथ में लेकर के हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे, सभी व्यक्तियों को जागृत करेंगे और ये सोच पैदा करेंगे कि हर व्यक्ति के मन में बहन बेटियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो, उनकी सुरक्षा की भावना विकसित हो। उसी के तहत पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। एक रथ भी हमने रवाना किया है, आज ही रथ भी रवाना किया है, जिला कलेक्टर साहब के आदेश से उसको रवाना किया गया है। वो पूरे जिले में घूमेगा और महिलाओं को ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, दुराचार होता है उससे लड़ने के लिए एक अभियान झुंझुनू जिले में शुरू किया गया था। उसकी आगाज़ पूरे प्रदेश में चल रही है और उस अभियान को पुनः आगे बढ़ाने के लिए आज आवाज़ नाम से एक अभियान संचालन किया जा रहा है। ये पूरे 1 महीने चलेगा और हर ज़िले के हर गांव, कस्बे, हर शहर में इस अभियान का संचालन किया जाएगा। और आपके माध्यम से सभी लड़कियां, महिलाएं और बच्चों से मैं ये आग्रह करना चाह रहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह उनके साथ हैं। अगर कहीं भी कोई अनघटना होती है, इस तरह की घटना होती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को बताएं। हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद पूरी करेंगे। लेकिन खुद को धैर्य और साहस रखना है और अपने साथ अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको निर्डर होकर, निसंकोच होकर पुलिस और प्रशासन को बताना है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां डेयरी ने आज प्रदेश में एक और नवाचार शुरू करते हुए पशुपालकों में दूध का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में शुरू किया है। इस तरह का यह नवाचार राज्य की कोऑपरेटिव डेयरी में पहला है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, डेयरी चेयरमैन व विधायक रामलाल जाट ने इसकी शुरुआत की। इससे पूर्व भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बोर्ड बैठक चेयरमैन रामलाल जाट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 12 करोड़ 80 लाख रुपए की रफ्तार परियोजना गठ के तहत 200 दुग्ध समितियों को चारा गोदाम निर्माण के लिए अनुदान दिए जाने की स्वीकृति की गई। बोर्ड बैठक में भारतीय सेना को दूध पाउडर सप्लाई किए जाने के लिए 65 लाख रुपए का उपकरण क्रय करने का निर्णय भी लिया गया। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि पशुपालकों द्वारा समितियों पर दूध देने के साथ ही उनके मोबाइल पर उसकी वैट
फैट और रेट का मैसेज आ जाएगा, जिससे पशुपालकों को सही समय पर भुगतान होगा तो वहीं उपभोक्ताओं का अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा। देशी गाय के दूध व घी के सवाल पर जाट ने कहा कि देश में 2 डेयरी सोसाइटी है और तीसरी सोसाइटी भीलवाड़ा डेयरी है। हमने डीएनए के माध्यम से दूध की पहचान शुरू की है, जो कि गाय या भैंस का दूध है। इसके माध्यम से हम गाय को दूध की पहचान कर उसे आमजन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि ये भीलवाड़ा डेयरी का सराहनीय कदम है और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों के खाते में पैसा जमा होने से घोटाले की संभावना नहीं रहेगी। निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों के अलावा RCDF महाप्रबंधक LC बलाई, उपर रजिस्ट्रार अरविंद ओझा, डेयरी MD आशा शर्मा, स्टेल प्लस स्ट्रेटेजिक अकाउंट डायरेक्टर अजय पारिक सहित संचालक मंडल सदस्य मौजूद थे। ऐसा आज भीलवाड़ा दूध संघ ने पिछले टाइम से ही हमेशा नवाचार में अग्रणी रही है। इसका उदाहरण है सर्टिफिकेट, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हो, उन्होंने समय समय पर पुरस्कृत भी किया है। अभी जो नया नवाचार आज जिला कलेक्टर साहब से हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो पिछली बार डेयरी का जो बड़ा प्लांट 5 लाख लीटर का जो CM साहब से हमने शिलान्यास करवाया, उस समय ये चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि CM साहब से बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की ओपनिंग भी करवाएंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट में 2 सोसाइटी को हमने लिया। स्टेलैब्स कंपनी के माध्यम से हमने पिछले टाइम से जो पेमेंट है, पेमेंट से पहले वेट, रेट और नेट अमाउंट इनका हर दूध देते ही 10-5 सेकंड के अंदर उसके मोबाइल पे मैसेज चला जाए। ये काम किया, इससे पारदर्शिता बढ़ी, गुणवत्ता बढ़ी, उपभोक्ताओं को बेनिफिट ये हुआ कि मिलावटी दूध खत्म। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो मानक है वो 100% पूरा वहाँ की महिला कर रही, वहाँ के आदमी कर रहे हैं, ये काम हुआ। इसके अलावा विश्वास बढ़ने के साथ साथ ही जो मिलावटी दूध की शंकाएँ थी, वो निम्न क्वालिटी का दूध वो मशीन स्वीकार ही नहीं करती। देखो, हमने पिछली बार कहा एक अमूल में और एक पारस डेयरी, हिंदुस्तान में 2 ही सोसाइटी, अब और लाया तो तीसरी भीलवाड़ा सरस थी, जिसने DNA के दूध से पता करे कि ये A21 का है, ये 2 का है, गाय का है। भीलवाड़ा में शुरू से ही 65-70% गाय का दूध है, नेचुरली गायें ज़्यादा है और भैंसें कम है। लेकिन फिर भी गाय के दूध की मांग है तो हमने वो शुरुआत की है। 20,000 लीटर हमारा इकट्ठा हो रहा है, लगभग 5,000 से ज़्यादा दूध पर डे हम बेच भी रहे हैं। गाय का घी भी अच्छी क्वालिटी में बिक रहा है। अब उसमें आपने जो बात क्वेश्चन किया, उसमें A2 A1 का मिल्क अलग अलग करने का, वो भी एक बार ये सिस्टम शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या है, जो सरस की जो ब्रांड नेम है उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो, इसलिए थोड़ा टाइम लिया जा रहा है। बाकी वो चीज़ भी जल्दी शुरू करेंगे। तीसरा, इसमें जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो लोगों को, किसानों को शोषण करते थे, वो बीच में से सारे हट गए। एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बहुत अच्छा काम हुआ। इसके साथ ही हमने निर्णय लिया, आज जो डिफेंस में जो हमारे जो दूध या पाउडर जो जाता है उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। राजस्थान में ऐसा सिस्टम नहीं है। जयपुर डेयरी ने शुरुआत की थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो लागू नहीं हुआ था। उसमें हमारे डिमांड भी खूब है आर्मी में। अभी हमारे MD वगैरह दिल्ली जाकर डिफेंस से बात भी की है। NCDFI के माध्यम से हमारा टेंडर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने उसमें आज निर्णय लिया जो बहुत जल्दी वो प्लांट की शुरुआत होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन सारा निकल जाता है, नाइट्रोजन के माध्यम से उसमें जो पाउडर टिन में आएगा उससे उसकी लाइफ 1 साल बढ़ जाएगी। जो उच्च कारगिल है या लद्दाख, सियाचिन या ऐसी जगह पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भीलवाड़ा डेयरी के किसानों का पाउडर उच्च क्वालिटी का अपने आर्मी के नौजवानों को वहाँ मिले। और घी का 1 लीटर का पैकिंग जो उसकी लाइफ बढ़ते हुए वो एक नया सिस्टम 65 लाख का लगभग होगा। इसी के साथ ही इसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, राजस्थान में वो भी पहला हो रहा है। और अब खबर बीकानेर से, जहां झज्जू में बरसात का पानी अंडरब्रिज में ना आने, इसके लिए रेलवे ने पंचायत समिति में राजकीय अस्पताल के पीछे तक नाला बना दिया। रेलवे के इस मानसून सत्र की सुविधा ने झज्जू चौराहे को गंदगी से भर दिया है। चौराहे पर पानी के भराव व गंदगी के चलते दुकानदार व आमजन परेशान हो रहे हैं। रेलवे के द्वारा सरकारी अस्पताल के पीछे नाला बनाकर खुला छोड़ दिया है। ऐसे में अब पूरा गंदा पानी जो चौराहे पर एकत्रित हो रहा है, इस गंदे पानी से ग्राहक व दुकानदार के साथ साथ आमजन भी परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब रेलवे ने नाला बनाया तब दुकानदारों ने आपत्ति जताई, लेकिन पानी निकासी का स्थायी हल निकालने का कहकर रेलवे काम करके चला गया। अब प्रशासन के अधिकारी मामले में सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे दुकानदारों में रोष है। पानी एकत्रित होने से बन रही सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। दुकानदारों ने स्थानीय प्रशासन से स्थानीय हल निकालने की मांग की है।
और अब खबर जयपुर से, जहां हवामहल विधानसभा विधायक महेश जोशी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 महीने से चल रही निःशुल्क खाना वितरण इंदिरा रसोई समापन हुआ। महेश जोशी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवामहल विधानसभा कार्यकर्ताओं ने जोशी के जन्मदिन पर गरीबों को 1 महीने तक निःशुल्क इंदिरा रसोई की सौगात दी, जिसका भट्टा बस्ती में जोशी द्वारा समापन किया गया। संवाददाता अलीम खान ने सवाल करते हुए पूछा, आपके जन्मदिन पर आपके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? वहीं महेश जोशी ने कहा, मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व मेरे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर पूरे 1 महीने तक निःशुल्क गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। अयूब गौरी, पठान महेश शर्मा, पूर्व पार्षद इम्तियाज गौरी, रशीद खान और के लुकमान, खास इलियास बालिया, रजाक भाटी, पप्पू कुरैशी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, 14 सितंबर को मेरा जन्मदिन था। कोरोना के प्रकोप के चलते जन्मदिन मनाया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय साथियों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, समझ लीजिए सारे भाइयों ने, बहनों ने मिलकर यहाँ एक ये तय किया कि यहाँ 1 महीने तक यहाँ जितने भी इंदिरा रसोई में लोग भोजन करने आएंगे उनको वो अपनी तरफ से भोजन कराएंगे। तो आज पूरा 1 महीना हो रहा है। सब लोगों की इच्छा थी कि इसको और बढ़ाया जाए, 1 महीने और किया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं आचार संहिता लगी है चुनाव की, इसलिए मैंने सबसे विनती की और उसको उन्होंने इस परिस्थितियों में स्वीकार किया। नहीं तो लोगों की इच्छा थी कि 1 महीने 2 महीने, और किसी की तो ये इच्छा भी थी कि पूरे साल भर ही चला दें। इतना जोश हमारे यहाँ के नेताओं में, साथियों में, कार्यकर्ताओं में है कि वो सब 1 साल तक रसोई मुफ्त चलाने को तैयार है, लेकिन आचार संहिता लग गई, इसलिए मेरी विनती को उन्होंने स्वीकार किया। और यूँ भी हम 1 महीना पर्याप्त होता है। आज आचार संहिता के चलते हम इसको कोई समारोह पूर्वक नहीं मना रहे, लेकिन इसका हम समापन कर रहे हैं। और मैं उन सब मेरे साथियों के प्रति, हमारे जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, भाई बंधु हैं, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस तरीके से जन्मदिन मनाया, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि जन्मदिन मनाने की ये सार्थकता है एक पूरी तरीके से। ये लोगों के साथ बैठ के भोजन करना, उनको भोजन कराना, ये अपने आप में एक अनूठी बात है। उन सब भाइयों के प्रति, उन सारे साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया, और पूरे क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्यार से, आशीर्वाद से, विश्वास से हमारे सारे साथियों ने कार्यक्रम चलाया और उन सब लोगों ने सहयोग किया, मैं अपनी सेवा के माध्यम से सहयोग को, उनके इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। और क्षेत्र और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।